मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र या DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है। यानी कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4, जिसका नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान में आकलन मूल्यांकन। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा आधार पत्रक के बारे में, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आधार पत्रक के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 8 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधार पत्रक क्या है। इसके बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से विस्तार से समझाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कहता है आधार पत्रक, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आधार पत्रक का अर्थ बताऊंगा। तो यहाँ पे कहता है कि जिस प्रकार भवन का निर्माण कराने से पूर्व यानी पहले एक नक्शा बनवा लिया जाता है और कारीगर उसी के अनुसार भवन का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार आदर्श पत्र का निर्माण करने से पूर्व यानी पहले प्रश्न का आधार पत्र तैयार कर लिया जाता है और उसी के आधार पर प्रश्न निर्मित किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि देखिए, प्रश्न का निर्माण करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उसके लिए क्या तैयार करते हैं। करने के लिए हम लोग प्रश्न का पहले क्या करते हैं, एक प्रश्न का आधार बनाते हैं। यानी कि घर बनाने से पहले एक नक्शा तैयार होता है, जिसको देखकर कारीगर घर का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न को बनाने से पहले शिक्षक उसको एक आधार बनाता है। यानी कि आधार जिसके अंतर्गत वो देखता है कि कितना फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, कितना मैच द कॉलम होना चाहिए, ट्रू फॉल्स कितना होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, प्लस सब के साथ अकॉर्डिंग बाय मार्क्स। तो इस सब चीज़ को देखकर क्या बनाया जाता है, आधार पत्र का निर्माण किया जाता है। आगे कहता है कि हमारे कुछ विद्वानों ने आधार पत्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा विद्वान ने क्या कहा है। तो यहाँ पे कहता है, बघेला एवं व्यास के अनुसार आधार पत्रक उस त्रिआयामी चार्ट का नाम है, त्रिआयामी, जिसमें अविकल्प के अनुसार उद्देश्य, विषय वस्तु तथा प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से उनका अंक, प्रभार व संख्या दर्शाई जाती है। यानी कि बेंगला एवं व्यास जी के अनुसार ये कह रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार होता है कि उद्देश्यों, उप इकाइयों तथा प्रश्न प्रकारों के विभिन्न पक्षों हेतु अंकों भार संबंधी किए गए निर्णयों को व्यवहारिक रूप से परिभाषित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आधार पत्रक कहते हैं। आगे कहता है कि दूसरे शब्दों में आधार पत्रक प्रश्न पत्र निर्माण हेतु एक आधारशिला के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, आधारशिला के रूप में। यह आधार पत्रक इकाई की समग्र विषय वस्तु का मूल्यांकन करता है तथा सभी उद्देश्यों की संप्राप्ति की जांच भी करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने देखा आधार पत्र के बारे में। अब हम लोग देखते हैं शिक्षण उद्देश्यों पर अंक भार का निर्माण। यानी कि यहाँ पर कहता है कि इसके कुछ आधार के बारे में बता रहा है, जिसके अंतर्गत कहता है शिक्षण उद्देश्य का अंक भार निर्माण, जिसके अंतर्गत आपको दिखा रहा है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपज्ञ, कौशल आदि। दूसरा कहता है शिक्षण सामग्री पर अंक भार निर्धारण, यानी इकाई के आधार पर। तीसरा कहता है प्रश्नों के प्रकार पर अंक भार निर्धारण, यानी जिसके अंतर्गत निर्बंधात्मक, लघुतात्मक आदि और लघुनात्मक, अति लघुतात्मक, वस्तुनिष्ठ आते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं शिक्षण उद्देश्यों पर अंक भार निर्धारण। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें कहता है कि मूल्यांकन के उद्देश्यों का बड़ा महत्व है। यानी मूल्यांकन में उद्देश्य का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। अतः प्रश्न पत्र बनाते समय अध्यापक को उद्देश्य का सदैव क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अध्यापक को सबसे पहले यह निर्णय लेना चाहिए कि उसे किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति की करनी है। आगे कहता है कि फिर अध्यापक को उन्हीं उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न बनाने चाहिए। यदि वह एक ही साथ कई उद्देश्यों की जांच करता है तो उसे विभिन्न उद्देश्यों का भार यानी वेटेज पहले से ही प्रदान
कर देना चाहिए। जैसे कि हम सभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो भागों में बांटा गया, एक उद्देश्य, दूसरा भार प्रतिशत। अगर उद्देश्य ज्ञान है तो भार प्रतिशत कितना चाहिए, 52। अवबोधक है तो भार प्रतिशत 28 होना चाहिए। उद्देश्य ज्ञानोपयोग्य होना चाहिए तो भार प्रतिशत आपका 12 होना चाहिए। कौशल, अगर आपका कौशल है तो आपका भार प्रतिशत कितना होना चाहिए, 8% होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका शिक्षण उद्देश्यों पर अंक भार निर्धारण। दूसरा कहता है विषय वस्तु पर अंक भार निर्धारण। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि विषय वस्तु को इकाई में विभाजित कर फिर इकाइयों को उन इकाइयों में विभाजित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण व अंकन किया जाना चाहिए तथा प्रश्नों का निर्धारण करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें पाठ्यक्रम में के कितने भाग की जांच करनी है। यह हो जाता है विषय वस्तु पर अंक भार का निर्धारण। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट इसका एक ग्राफ दे रहा है, जैसे यहाँ पर आप क्रम संख्या लिख दीजिए, इकाई का नाम लिखिए, अंक लिखिए, अंकों का प्रतिशत, प्रश्नों के उत्तर और कुल प्रश्नों की संख्या। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्नों के भार पर अंक भार निर्धारण। इसके अंतर्गत क्या कहता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट इसके अंतर्गत कहता है कि प्रश्न पत्र में सादी विषय वस्तु समावेश करने की दृष्टि से प्रश्नों की संख्या इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए। अब कैसे, तो देखिए जैसे कहता है प्रश्नों का प्रकार पहला, दूसरा आप कॉलम बनाइए वस्तुनिष्ठ का, तीसरा बनाइए अति लघुतात्मक, चौथा आपका कहता है लघुतरात्मक, पांचवा निर्बंधनात्मक और उसके बाद योग। तो जैसे आप प्रश्नों का प्रकार में आते हैं तो प्रश्नों के प्रकार में क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर प्रश्न की संख्या होगा। अगर मान लीजिए प्रश्न की संख्या 14 है, वो प्रश्न की संख्या में अगर वस्तुनिष्ठ 14 है, अति लघुतात्मक 8 है, लघुआत्मक 7 है, निर्बंधात्मक 4 है, तो टोटल का योग कितना हो जाएगा 33। तो ये जो 33 क्या हो जाता है, टोटल योग हो जाता है किसका, प्रश्न की संख्या का। अगर अंक भार में अगर देखते हैं वस्तुनिष्ठ 7 हो जाता है, अति लघुतात्मक 8 है, लघुतात्मक 14, निर्बंधात्मक 21 है, तो टोटल इसका योग हो जाएगा कितना, 50। उत्तर की सीमा निर्धारित शब्दों तक, अति लघु में आएगा 1 से 10, लघुरात्मक में आएगा 11 से 50 शब्द, निर्बंधात्मक में 51 से 90 तक। अतः इस प्रकार निर्बंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम हो और लघुतात्मक तथा अति लघुआत्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार अधिक हो तो उपयुक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का अंक भार निर्धारण किया जाना क्या है, आवश्यक है। क्यों, इससे प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित हो जाती है और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए अंक निर्धारित करने में भी क्या होती है, सहायता मिलती है। वस्तुनिष्ठ व अति लघुनात्मक प्रश्नों को प्रश्न पत्र में भाग अ तथा शेष लघुतात्मक व निर्बंधात्मक प्रश्नों को भाग ब में स्थान दे दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट चौथा कहता है द्विदिशा या द्विआयामीय। तो चलिए इसके अंतर्गत क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं। तो इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि शिक्षक के विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रश्नों का विश्लेषण करने हेतु एक चार्ट बनाया जाता है, यानी कि शिक्षक के विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, जिसमें उद्देश्य प्रश्नों के रूप में और प्रश्नों की संख्या का मान को सम्मिलित रूप में लिखा जाता है। इससे प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की संख्या और उनके अंकों का विवरण भी दिया जाता है। इस चार्ट को निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। तो चलिए मैं आपको चार्ट को दिखा रहा हूँ कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। तो जैसे कि माय डियर स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं, यानी कि पहला हो जाता है उद्देश्य, दूसरा हो जाता है ज्ञान, तीसरा हो जाता है अवबोध, चौथा हो जाता है ज्ञानोपयोग, पांचवा हो जाता है कौशल। तो यानी कि उद्देश्य के अंतर्गत क्या हो जाता है, विषय वस्तु व इकाई का नाम, जैसे वहाँ पर कॉलम में आप लिख सकते हैं। ज्ञान में आपको दे सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, निर्बंध प्रश्न, तो ये हो जाता है ज्ञान में। अवबोध में आप दे सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, निर्बंधात्मक प्रश्न। ज्ञानोपयोग में आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु, लघुनात्मक, निर्बंधात्मक। वैसे आपका कौशल में होगा बहुविकल्पी,
अति लघु, लघुतात्मक प्रश्न, निर्बंध, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, अंकों का योग, यानी कि टोटल कितना आया। और इस तरह से आपका कॉलम बाई कॉलम में आपको लिखने का रहता है। तो ये हो जाता है द्विदिशा या द्विआयामी, जो शिक्षक के उद्देश्यों के ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कठिनाई स्तर निर्धारण, जिसके अंतर्गत कहता है कि प्रत्येक कक्षा में तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा निम्न बुद्धि दोनों प्रकार के छात्र होते हैं। यानी कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक कक्षा में कुछ कमज़ोर, कुछ ठीक, कुछ बहुत अच्छा होते हैं, इस प्रकार के छात्र पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक परीक्षा में इन तीनों ही प्रकार के छात्रों के लिए प्रश्न होने चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रश्नों के विभेदीकरण शक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक कक्षा में सामान्यतः 1.2 के अनुपात के में क्रमशः तीव्र, सामान्य तथा मंद बुद्धि के छात्र होते हैं। फलस्वरूप परीक्षा में प्रश्नों का कठिनाई स्तर भी इसी अनुपात में रहना चाहिए। 25% प्रश्न सामान्य स्तर से ऊंची कठिनाई के हो और 50% प्रश्न सामान्य कठिनाई के हो, तथा 25% प्रश्न सामान्य से क्या हो, नीचे हो। तो ये हो जाता है कठिनाई स्तर प्रश्नों का। नेक्स्ट आपका कहता है प्रश्न विश्लेषण चार्ट। इसमें आपको क्या कहता है, इसमें कहता है माय डियर स्टूडेंट, प्रश्न विश्लेषण चार्ट में प्रश्नों का विश्लेषण करने के लिए प्रश्न विश्लेषण चार्ट बनाया जाता है। इसकी रूपरेखा कैसे है, तो देखिए पहले प्रश्न की संख्या, दूसरा आपका हो जाएगा उद्देश्य, तीसरा हो जाएगा व्यवहारगत परिवर्तन, फिर आएगा उप इकाई, प्रश्न का समय, निर्धारित समय और कठिनाई स्तर। तो ये हो जाता है प्रश्न विश्लेषण चार्ट। 7 नंबर पे कहता है विकल्प योजना, यानी कि इसके अंतर्गत कहता है कि परंपरागत परीक्षा में 10 प्रश्न देकर 5 प्रश्न करवाए जाते। तो ये ज़्यादातर किस छात्रों के लिए होती है, हायर एजुकेशन के लिए होती है, जिसमें छात्रों को विकल्प अधिक मात्रा में मिलता था, जो परीक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष माना गया। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो छात्रों को जो प्रश्न आते थे वे उन्हीं को बनाते थे। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए नवीन परीक्षा प्रणाली में केवल आंतरिक विकल्प देने की योजना रखी गई। आंतरिक विकल्प का अर्थ है जिस इकाई का एक प्रश्न दिया गया उसी इकाई के विकल्प प्रश्न भी दिए जाएं। प्रश्न पत्र में भाग अ में से कोई विकल्प नहीं दिया जाता तथा ब में से भी हाफ से अधिक विकल्प प्रश्न नहीं रखे जाते। अतः ब भाग में से किसी प्रकार का पुनः विकल्प रखे जाने का प्रावधान नहीं है। इस भाग में लघुरात्मक तथा निर्माणात्मक प्रश्न में इस प्रकार का विकल्प रहता है कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम पर आधारित हो तथा विकल्पों के उस भाग के पूर्णांक के 33% से अधिक न हो। तो ये हो जाता है विकल्प योजना। नेक्स्ट आता है उत्तर तालिका। इसमें कहता है माय डियर स्टूडेंट, उत्तर तालिका निर्माण में कहता है कि प्रश्न बनाने के बाद परीक्षण द्वारा जांच कार्य ठीक प्रकार से संभव हो सके, इसके लिए प्रश्न पत्र के निर्माण के साथ ही अपेक्षित उत्तरों की उत्तर तालिका निम्न प्रारूप बना लेनी चाहिए। जैसे कहता है कि नंबर 1, 2, 3 3 कॉलम में बांटा है। पहला में आ जाता है प्रश्न, दूसरा में अपेक्षित बिंदु और तीसरा में अंक। तो ये हो जाता है उत्तर तालिका के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा S9C के अंतर्गत आधार पत्रक के बारे में। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।